गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेश सर और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी जोन। हम लोग क्लास 10वां का बायोलॉजी सब्जेक्ट का श्वसन चैप्टर को देख लिए थे। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है परिवहन। एक क्लास 10th का है और पाठ तीसरा है। अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे होंगे तो पोषण, श्वसन, परिवहन ये सब एक ही चैप्टर में आते हैं, लेकिन यदि भारती भवन या स्टूडेंट फ्रेंड्स वगैरह अलग तरह के प्रकाशन के बुक पढ़ते होंगे तो इसे अलग अलग पाठ में वर्गीकृत किया गया है। तो आज हम लोग परिवहन को देखेंगे। परिवहन क्या है, परिवहन क्यों जरूरी है, परिवहन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले यदि आप पोषण और श्वसन को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है एक क्रमबद्ध रूप से जब वीडियो देखिएगा पोषण को, श्वसन को, तभी आपका परिवहन समझ में आएगा, क्योंकि यह जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। परिवहन जिसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ये जो है आपका पार्ट 3 है। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि परिवहन जो है क्यों जरूरी है शरीर में। परिवहन आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते होंगे, तो वो परिवहन बिल्कुल अलग है। बायोलॉजी में परिवहन पढ़ना है। जैसे कि हम लोग पोषण में पहले पढ़े कि पोषण में पदार्थों का पाचन होता है। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में हुआ। उसके बाद वसा का पाचन वसा अम्ल में हुआ। उसके बाद प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल में हुआ। विटामिन का पाचन नहीं होता है, विटामिन तो सरल पदार्थ होता है, इसलिए विटामिन और खनिज लवण का पाचन नहीं होता है। इसका ही मात्र 3 चीज का ही जटिल पदार्थ होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को, जिसको पाचन होता है। पोषण में पाचन होता है ग्लूकोज के रूप में, वसा अम्ल को, और प्रोटीन होता है एमिनो अम्ल में। ये सब लोग पढ़ लिए थे। फिर ग्लूकोज जो होता है वो रक्त में मिलकर सभी कोशिकाओं में जाकर इसका प्रयोग जो होता है ईंधन के रूप में ऑक्सीकरण करके इसको क्या होता है ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। ये श्वसन में होता है। अब जानना हम लोग को यह है कि अगर ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता, अगर यह भोजन ग्रास नली से मुंह से आंख तक नहीं पहुंचता, तो क्या ग्लूकोज का निर्माण होता? कार्बोहाइड्रेट टूटता, वसा अम्ल में बदलता, प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदलता। अगर ऑक्सीजन गैस शरीर की कोशिकाओं में अगर ऑक्सीजन गैस शरीर की कोशिकाओं में नहीं जाता तो ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण होता? नहीं होता। तो आप लोग एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि प्रत्येक पदार्थ को, जरूरी पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। अगर शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु को नहीं पहुंचाया जाए, उसके आवश्यकता अनुसार पदार्थ को नहीं पहुंचाया जाए, तो ये सारे पदार्थ जो होते हैं बेकार होते हैं, उसका कोई काम नहीं होगा। जरूरत वाले स्थान पर सभी पदार्थों को पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। जरूरत वाले स्थानों पर सभी पदार्थों को पहुंचाना ही क्या होता है? परिवहन कहलाता है। बात को समझिएगा मेरा। यानी जो
जगह पे जिस पदार्थ की आवश्यकता है, शरीर में जिस जगह पर जिस पदार्थ की आवश्यकता है, उस पदार्थ को वहां पे पहुंचा देना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। जब भोजन की पाचन होगा तो बेकार पदार्थ भी बनता है। तो बताओ, अगर बेकार पदार्थ बाहर नहीं निकले, शरीर में ही रहे, हानिकारक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकले, शरीर में ही रहे, तो क्या होगा? शरीर में अनेकों प्रकार के रोग हो जाएगा, शरीर जो है संतुलन नहीं रह पाएगा। तो उन हानिकारक पदार्थों को, बेकार पदार्थों को शरीर से निश्चित स्थान तक पहुंचा देना, मतलब जहां पर उसका स्थान है, जहां से मल जो है अपना निश्चित अनुसार जो है उसके अनुसार मल बाहर, मूत्र को बाहर कर दिया जाए, हानिकारक पदार्थों को एक निश्चित स्थान पर पहुंचा दिया जाए, ताकि वहां से वो बाह्य रूप में परिवर्तन हो जाए, बाहर निकल जाए, शरीर की कोशिकाओं से बाहर हो जाए, उसी को परिवहन कहते हैं। अर्थात परिवहन जो है जीवों में जरूरी होता है। अगर परिवहन नहीं होगा तो ऊर्जा का निर्माण या फिर शरीर में जरूरत पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाएगा। इसी चीज को हम लोग क्या किए हैं कि यहां पर आपको लिख दिए हैं परिवहन क्या है। तो समझेंगे हम लोग कि परिवहन क्या है, परिवहन क्यों जरूरी है, इसको हम बता दिए। अब हम लोग समझेंगे कि परिवहन है क्या। जो भी बताए उसी चीज को हम यहां पर लिखे हैं। उपयोगी पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना, मतलब उपयोगी पदार्थ है, जरूरतमंद स्थानों पर पदार्थों को पहुंचाना, और अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को निश्चित स्थान तक पहुंचा देना, मतलब बेकार पदार्थ जो है उसको भी एक निश्चित स्थान तक पहुंचा देना, इसी क्रिया को परिवहन कहते हैं। उपयोगी पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को निश्चित स्थानों तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। मतलब उपयोगी पदार्थ को जरूरतमंद स्थानों पर पहुंचाने और हानिकारक पदार्थों को निश्चित स्थान पे पहुंचाने, जहां से शरीर से उसे बाहर कर दिया जाए, उस स्थान पे पहुंचाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अर्थात पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। लेकिन इसे शरीर में काम हो रहा है ना, इसलिए शरीर में उपयोगी पदार्थों को शरीर के कोशिकाओं तक, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने और हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। अब बात आती है कि कुछ बड़े बड़े जीवों की बात करें तो उसमें परिवहन तंत्र होता है, मतलब पदार्थों को परिवहन करने के लिए परिवहन तंत्र होता है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में तो अंग होता ही नहीं है। अर्थात एक कोशिकीय जीवों में जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, शैवाल, ये सब छोटे छोटे जीव जो होते हैं, एक कोशिकीय जीवों में जो पदार्थों का परिवहन होता है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण क्रिया द्वारा होता है। मतलब एक कोशिकीय जीव जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, शैवाल, इस समय जो पदार्थों का परिवहन होता है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। अर्थात आपसे पूछेगा कि एक कोशिकीय जीवों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, तो विसरण क्रिया द्वारा होता है। अब हम लोग जो है इस चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि परिवहन में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों में परिवहन, मतलब पेड़ पौधों के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है और दूसरा परिवहन मानव में कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। क्लास 10th में मात्र
पेड़ पौधे और मानव में परिवहन कैसे होता है इसके बारे में विस्तार से पढ़ना है। अगर जंतुओं की बात करें तो मानव में जिस तरह परिवहन होता है लगभग जंतुओं में भी उसी तरह होता है, कुछ डिफरेंट होता है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे, विशेष रूप से विस्तार से पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया और मानव में परिवहन की क्रिया और पेड़ पौधों में परिवहन की क्रिया कैसे होती है। चलिए तो अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पेड़ पौधों में परिवहन की क्रिया कैसे होती है। उससे पहले आप लोग परिवहन का परिभाषा लिख लीजिए कि परिवहन क्या है। पेड़ पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पेड़ पौधों में पदार्थों का जो परिवहन होता है वो संवहन ऊतक द्वारा होता है। संवहन ऊतक द्वारा होता है। आपसे पूछ सकता है कि संवहन ऊतक क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं कि पेड़ पौधों में पदार्थों को परिवहन करने के लिए एक जाल की तरह फैली हुई कोशिका रहती है, ऊतक रहती है, जिसे हम लोग संवहन ऊतक कहते हैं। यानी संवहन ऊतक पेड़ पौधों का समझिएगा एक वेन्स की काम करता है, नस की तरह कार्य करता है। संवहन ऊतक जो होता है दो प्रकार की होती है, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक जो है पेड़ पौधों में पदार्थों का परिवहन करता है। पदार्थों का परिवहन जो है मात्र दो ही ऊतक करता है, वो जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक करता है। अब बात आती है कि जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक पदार्थों का परिवहन कैसे करता है। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक है क्या। तो जाइलम ऊतक जो है वो जाइलम ऊतक जो होती है वो जल का स्थानांतरण करता है, जल तथा खनिज का स्थानांतरण करता है। अर्थात इसकी कोशिकाएं जो होती है मृत होती है। जाइलम ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है, मरी हुई रहती है। आप लोग जाइलम ऊतक को देखे भी होंगे कि जो पेड़ पौधे की जो छाल होता है, जो ऊपर सूखा हुआ भाग रहता है, जो छिलका टाइप पे रहता है, वो होती है जाइलम ऊतक। तो कहने का मतलब है कि जाइलम ऊतक की कोशिकाएं जो होती है मृत होती है और इसमें जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है। जल तथा खनिज लवण का स्थानांतरण करने का कार्य होता है वो जाइलम ऊतक का होता है। किसका होता है? जाइलम ऊतक का। अब जो है जो जल जाएगा तो जल जो है ऊपर तो जल रहता नहीं है, जल जब भी जाएगा तो नीचे मिट्टी से ऊपर की ओर केवल जाएगा, केवल ऊपर की ओर जाएगा। केवल कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि जाइलम जो है जल तथा खनिज लवण का स्थानांतरण केवल नीचे से ऊपर की ओर करता है, नीचे से ऊपर की ओर करता है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर करता है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, यह जल तथा खनिज लवण का स्थानांतरण करता है और जल तथा खनिज लवण का स्थानांतरण केवल ऊपर की ओर करता है। जाइलम में वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं नली होती है। वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं नली होती है, वही नली जो है जल को क्या करता है कि पत्तियों तक पहुंचाता है। मिट्टी से पत्तियों तक जल को पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। अभी तत्काल आप इतना ही समझे कि जाइलम क्या है। तो जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि जाइलम एक संवहन ऊतक का भाग है जिसकी कोशिकाएं मृत होती है। यह जल तथा खनिज लवण का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर करता है, नीचे से ऊपर की ओर करता है। इसमें वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं नली पाई जाती है।
जबकि फ्लोएम की बात करें हम लोग, फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है और यह अनुदैर्घ्य काट की तरह होती है। इसकी आकृति जो बनता है वो अनुदैर्घ्य की तरह बनता है, अनुदैर्घ्य काठ की तरह होता है, काठ की तरह कहिए इसको, काठ। फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है, इसमें चलनी नलिकाएं पाई जाती है और चलनी नलिकाएं जो होती है वो एक दूसरे जीव द्रव से क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे में जीव द्रव पाए जाते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अर्थात चलनी नलिकाएं तथा छिद्र के बीच संबंध होता है, चलनी नलिकाएं तथा छिद्र के बीच संबंध होता है, दोनों के बीच क्या होता है, संबंध होता है परिवहन कराने में। अब फ्लोएम जो है केवल खाद्य पदार्थों को, खाने वाले पदार्थ को स्थानांतरण कराता है। फ्लोएम खाने वाले पदार्थ को परिवहन करता है और यह ऊपर नीचे दोनों की ओर करता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ करता है। जाइलम होता कैसा है, फ्लोएम कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। अर्थात हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं कि जाइलम होता कैसा है। जाइलम जो है इस प्रकार होता है, जाइलम की जो नली होती है वो इस प्रकार होती है, नली वाहिकाएं होती है जो इस प्रकार होती है। इसमें कई तरह की जो है नली वाहिका इस तरह फैला हुआ रहता है, यही जो है जाइलम वाहिकाएं है। यानी जाइलम वाहिकाएं जो होती है वो जाल की तरह फैली होती है, इस तरह पतली नली होती है जो नीचे क्या करता है कि मूल से, जड़ से जल को, खनिज को लेता है और पूरे पौधे से, कोशिकाओं से होते हुए यह पत्तियों तक जल को पहुंचा देता है। यही जो होता है जाइलम होता है, ये क्या होता है, जाइलम होता है। जबकि फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम जो होता है यह अर्ध काठ की तरह होता है। अर्ध काठ की तरह कहने का मतलब है वो इस तरह भाग में रहता है फैला हुआ, और इसमें भी जो होता है कई तरह की भाग इसमें पाए जाते हैं, कई तरह की चौले जो है, चौला जो होता है भाग पाया जाता है, काठ की तरह पाया जाता है। ये इस तरह जो है ये फ्लोएम की कोशिका होती है, फ्लोएम ऊतक होती है। इस सारी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अब कि जाइलम ऊतक के कार्य क्या है। जाइलम ऊतक का कार्य है, जाइलम ऊतक का कार्य है पेड़ पौधों में जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण करना, परिवहन करना। फ्लोएम का कार्य क्या है, खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। क्या कार्य है, खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। जब जाइलम जो है जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन करता है तो इसमें दो तरह की कार्य करते हैं, वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब इसको सहायता करता है। वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब के कारण ही क्या होता है कि जल तथा खनिज लवण पेड़ पौधों में ऊपर चढ़ता है। वाष्पोत्सर्जन तथा मूल दाब के कारण ही जल जो है ऊपर की ओर चढ़ता है, पेड़ पौधों में पत्तियों तक पहुंचता है। और फ्लोएम में स्थानांतरण के कारण, फ्लोएम में स्थानांतरण के कारण क्या होता है, स्थानांतरण के कारण क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है। खाद्य पदार्थ का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अर्थात जो भोजन बनता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाता है वो स्थानांतरण के द्वारा, फ्लोएम ऊतक के द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम ऊतक के द्वारा। अब कैसे जाता है, किस तरह पौधों में परिवहन होता है, इसको हम लोग फिगर के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह होता है पेड़ पौधों में पदार्थों का परिवहन तथा जल और खनिज का परिवहन कैसे होता है। इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा देखेंगे। अभी आप लोग समझ लीजिए, संवहन ऊतक दो तरह की, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक होता है। पहले जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक को लिख लीजिए, हम लिख देते हैं।
जाइलम तथा फ्लोएम के बारे में लिख लीजिए। जो अभी हम बताए हैं उसी चीज को हम लिख दिए हैं। हम इसको एक बार पढ़ देते हैं ताकि आप लोग समझ भी लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पदार्थों में परिवहन कैसे होता है फिगर के माध्यम से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। याद करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल समझ लीजिए, यहाँ पर याद हो जाएगा। जाइलम जो होता है, जाइलम में क्या होता है कि वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं नली होती है। वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं क्या होती है? नली होती है, जिसके द्वारा जल तथा खनिज पदार्थ का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, मतलब ऊपर की ओर चढ़ता है। फ्लोएम की बात करें तो इसमें चलनी नलिकाएं होती है। कौन सी नलिकाएं होती है? चलनी नलिकाएं, चलनी की तरह होती है। और चलनी नलिकाएं और छिद्रों के बीच क्या होता है? संबंध होता है। चलनी नलिकाएं तथा छिद्रों के बीच संबंध होने के कारण ही क्या होता है कि इसमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। चलनी नलिकाएं तथा छिद्रों के बीच संबंध होता है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अब बात आती है कि जाइलम की जो कोशिकाएं होती है, वो जाइलम की कोशिकाएं जो होती है वो मृत होती है, मतलब मरा हुआ कोशिका इसका होता है। जबकि फ्लोएम की जो कोशिका होती है वो जीवित होती है। फ्लोएम की कोशिका कैसी होती है? जीवित होती है। अब देखिए कैसे याद करेंगे। ज से जाइलम, तो जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है, मतलब जल गया। और फ्लोएम की कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है। यह जो है जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। जल तथा खनिज पदार्थ मतलब केवल जल ही नहीं, उसमें जो मिट्टी में खनिज पदार्थ होता है, फास्फोरस वगैरह जो है, नाइट्रोजन, उस सब को क्या करता है? खनिज लवण को भी क्या करता है? वो स्थानांतरण करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। जबकि फ्लोएम जो होता है उसमें जो भोजन बनता है, खाद्य पदार्थ बनता है, खाने वाला भोजन बनता है, उस भोजन को क्या करता है? स्थानांतरण करता है। क्या करता है? उस भोजन को स्थानांतरण करता है। अर्थात कह सकते हैं कि फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, मतलब जो भोजन बनता है उस भोजन का स्थानांतरण करता है। अगला है, यह जल तथा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण जो है केवल ऊपर की ओर करता है। बात समझिएगा, नीचे से जो है केवल ऊपर की ओर जल का स्थानांतरण करता है। बताओ, मिट्टी में ही जल रहता है ना, अब खनिज लवण मिट्टी में ही रहता है, तो मिट्टी से केवल ऊपर की ओर, ऐसा नहीं कि ऊपर से भी नीचे कहीं आता है, नहीं, केवल नीचे से ऊपर की ओर जल का स्थानांतरण करता है। जबकि यह जो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण जो करता है वो नीचे और ऊपर दोनों तरफ करता है। कैसे करता है? जब हम लोग फिगर के माध्यम से इसको देखेंगे तब सारा के सारा एकदम क्लियर हो जाएगा, किसी तरह के कंफ्यूज आपको में नहीं रहेगा, आपको समझने में किसी प्रकार की भी कोई समस्या नहीं होगा जब हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। अभी तत्काल आप इतना समझे कि यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है और यह जो है जल तथा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करता है। ये तीन अंतर है, आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें केवल हम लिखे हैं कि इसमें वाहिकाएं नली और वाहिनिकाएं पाई जाती है और चलनी नलिकाएं तथा छिद्रों के बीच संबंध होता है। इस सारे चीज को लिख लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अब पौधे में परिवहन कैसे होता है डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, फिलहाल अब इसको तुरंत लिखिए। पेड़ पौधों में पदार्थों का परिवहन जो होता है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें तीन विधि होते हैं, वाष्पोत्सर्जन, मूल दाब और स्थानांतरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन तीनों विधि के द्वारा क्या होता है कि पेड़ पौधों में पदार्थों का परिवहन होता है। इससे पहले हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पदार्थों का परिवहन कैसे होता है इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे। ये जो नीचे जो है जड़, ये सब जड़ हो गया,
ये जो हो गया जड़ हो गया, और जड़ में भी बहुत महीन महीन रोआ होता है जिसको मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। तो मूल रोम से क्या होता है कि जल जो होता है, नीचे ये मिट्टी है, सॉइल है, और इसी में क्या है? जल है और खनिज लवण है। तो ये जो जल और खनिज होता है और मूल रोम में चढ़ता है। तो मूल रोम में चढ़ता कैसे है, इसको हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि मान लिया जाए कि ये जो है जाइलम है, इतना बड़ा होता नहीं है लेकिन फिर भी इसको हम लोग मान के चल रहे हैं। ये क्या है? जाइलम है। ये जड़ में है, जड़ में आ गया जाइलम। जड़ में जो है यहां से जो है ये जो जल है वो जल जो होता है जाइलम में जाता है। ये जो हुआ जाइलम है, ये जो बनाए, जो फिगर जो बनाए, ये क्या है? जाइलम। मान लेते कि जब जाइलम है, आइसम जो ये है ये जल है। क्या है? जल है। ये जल कहाँ, यहां से कहाँ गया? पत्तियों में गया। ये मूल रोम में क्या होता है कि परासरण दाब के द्वारा, परासरण दाब, ये परासरण दाब है क्या, इसका मतलब हम समझेंगे कि इसमें 2 विलयन होता है। मान लिया जाए कि ये जो पानी है, ये में अधिक पानी, इस तरफ क्या है? अधिक पानी है, और इस तरफ पानी क्या है? कम है। तो ये नियम है परासरण दाब में, यह होता है क्या कि अधिक से कम की ओर जो है जाता है। अधिक से कम जो है, कम की ओर जाता है। यही जो है परासरण दाब की क्या है? पहचान है। परासरण दाब की पहचान क्या है कि अधिक पानी से कम पानी की ओर जाता है। अधिक पानी से कम सांद्रता, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, परासरण का गुण होता है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे जो है एक बीकर है, इसमें विलयन है। विलयन करने का मतलब है वाटर और कुछ विलेय पदार्थ घुला हुआ है। तो 1 लीटर विलयन है। कितना विलयन है? 1 लीटर यदि विलयन है तो 1 लीटर विलयन में मान लिया जाए कि 600 क्या है? वाटर है, और 400 मीटर क्या है? 600 मिलीलीटर क्या है? वाटर है, और 400 जो मिलीलीटर है जो है खनिज लवण। कितना है? क्या है? खनिज है, खनिज लवण है। 600 वाटर है, 600 ml क्या है? वाटर है, 400 ml क्या है? खनिज लवण है। इस प्रकार क्या है? इसमें विलयन है। एक और क्या है, यहां पर बीकर है जिसमें 600 खनिज लवण है, 600 मिलियन क्या है? खनिज लवण है, और 400 ml क्या है? मिलीलीटर क्या है? जल है। तो ये जब दोनों का क्या होगा तो सांद्रता, ये कम सांद्रता इधर है, पानी 400 ml है, यहाँ पानी कितना है? 600 ml है। तो इधर से पानी जो है अधिक से कम की ओर जाता है। यही परासरण का नियम है। अधिक से 600 ml पानी है, और यहाँ 400 ml क्या है? पानी है। तो अधिक से कम की ओर जाता है, यही परासरण का नियम है। तो यहाँ पे जो ये जड़ है, तो ये जो यहाँ पर पानी है क्या है? वाटर। इसको मिटा देते, समझ गए होंगे। अब इसी को यहाँ पर समझेंगे कि ये जो मूल रोम है क्या है? मूल रोम है। मूल रोम है। तो मूल रोम में जो ऊर्जा रहता है एटीपी, क्या होता है? एटीपी के रूप में जो ऊर्जा रहता है, तो इसमें प्लस क्या है? खनिज है, खनिज, और क्या है? वाटर है, जल है। खनिज और जल है। तो ये क्या करता है? एटीपी क्या करता है कि अपने शक्ति के बदौलत खनिज यहां से क्या कर लेता है? इसमें मान लिया जाए कि ये जो है यहाँ पे जो है एक जड़ की बात हम तुलना कर रहे हैं। इसमें जो जल है
जल जो खनिज जो है ये एटीपी अपने ऊर्जा के द्वारा जो है जड़ है, ये जो जड़ है वो जड़ क्या करता है कि ऊर्जा के द्वारा खनिज लवण को आयन के रूप में क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। आयन के रूप में इसमें चला गया क्या, खनिज लवण। किसके द्वारा, एटीपी अपने ऊर्जा शक्ति के बदौलत खनिज लवण को आयन के रूप में क्या किया, यहाँ ले, किस रूप में, खनिज लवण को किस रूप में लिया, आयन के रूप में। किस रूप में, आयन के रूप में क्या किया, यहाँ पर जड़ ले लिया। अब देखिए ये जड़ में क्या हो गया, ये जो जड़ है ये जड़ में यहाँ पर आयन आ गया। अब जो है यहाँ पे जब आयन आया तो जल की मात्रा क्या हो गया, पहले के अपेक्षा कम गया। यहाँ पे जो घोल है, माने कि जड़ में भी पानी, जल में जो जड़ होता है तो जड़ में खनिज लवण और पानी दोनों होता है। तो ये जो खनिज लवण यहाँ पे तो यहाँ ले लिया, तो खनिज लवण क्या हो गया, आयन तो ले लिया, खनिज लवण आयन के रूप में ले लिया। अब यहाँ पर पानी का क्या हो गया, कमी हो गया। अब बाहर में देखिए जल क्या है, इसकी सांद्रता ज्यादा है, इसमें क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें से जो जल है इसमें चल जाता है, इसमें से जल क्या है इसमें चल गया। अब क्या हो गया, इसमें आयन हो गया, जल हो गया, और जल पूरा भर गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, दाब उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर दाब ज्यादा, जैसे कि बहुत ज्यादा जब इसमें भर गया तो तनाव उत्पन्न होगा, दाब उत्पन्न होगा। दाब उत्पन्न होता है तो कम दाब वाले जगह में क्या होता है, कम दाब क्यों किया जाता है, पानी चला जाता है। तो इसमें से पानी यहाँ आया, ये जो जड़ है इसमें से यहाँ पानी आया, इसमें से फिर इसमें आया, इसमें से इसमें आया, इसमें से इसमें आया, इसमें से इसमें, और इसमें से इसमें, 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 फिर इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, और यहाँ से फिर कहाँ जाता है, पत्तियों में चल जाता है। इस प्रकार जो है जल का स्थानांतरण होता है, जल का स्थानांतरण होता है। अर्थात कहने का मतलब फिर से समझिए, यहाँ पे ये जो जड़ है यहाँ पे क्या है, मूल रोम है। तो ये मूल रोम में क्या होता है कि मूल दाब के कारण क्या होता है कि मूल दाब के कारण पत्तियां, जल जो है ऊपर चढ़ जाता है। मूल दाब के कारण क्या होता है, जल जो होता है वो जड़ में चल जाता है, और इसमें जो जड़ जो होता है खनिज लवण को आयन के रूप में लेता है। किस रूप में लेता है, आयन के रूप में। अब जो है मूल दाब के कारण जो है जल जो है, प्राशन दाब, मूल दाब के कारण जो है जल जो है इस जाइलम में आ गया। तो जाइलम, इसमें से फिर जल इसमें आएगा, इसमें से फिर जल इसमें आएगा, फिर 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 इसमें आएगा, इसमें फिर कहाँ जाएगा, पत्तियों में जाएगा। इस प्रकार जो है जल का स्थानांतरण होता है। फिर पत्तियों में भी होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, भोजन का निर्माण होगा। अब जो है जो भोजन बनेगा वो भोजन जो है, मान लिया कि ये जो है ये तो जल का स्थानांतरण हो गया, जल का। अब जो है भोजन बना, पत्तियों में भोजन बनेगा, उसका परिवहन कैसे होता होगा। यहाँ पर देखें कि जल जो है केवल नीचे से ऊपर क्यों गया, जल जो कैसे गया, जैसे कि अभी बताया यहाँ पे कि, फिर से हम बता देते हैं आपको, अब बताएंगे हम आपको कि खाद्य पदार्थ का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, अब ये जो है जल जो है मूल दाब के कारण और खनिज कैसा रूप में, आयन में बदलकर ये जाइलम में गया, जड़ से जाइलम में, जाइलम से फिर इधर गया, इस जाइलम में, फिर 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 इस जाइलम में, यहाँ से पत्तियों में गया। अब देखिए जो जल जा रहा है केवल नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे से ऊपर क्यों, ऊपर से नीचे जा रहा है, नहीं, नीचे से ऊपर क्यों, यानी जाइलम जल का स्थानांतरण केवल नीचे से ऊपर क्यों करता है। अब जो है यहाँ पे जो है खाद्य पदार्थ, मान लिया कि यहाँ पे भोजन बना, क्या हुआ, ये भोजन बन गया। जब भोजन बन गया तो यहीं पे जो बगल में जो होता है फलोयम होता है, ये क्या हो गया, ये फलोयम हो गया। यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो गया, फलोयम हो गया, इसको हम फलोयम कहेंगे। अब जो है
यहाँ पे जो भोजन बना, यहाँ पे भोजन बना, तो इस भोजन को ये क्या करेगा कि यहीं पे भोजन जो बना, तो यहीं पे ये जो है ये फ्लोएम है, तो ये भोजन यहीं पे नहीं होगा, केवल इसी जगह इसका भोजन यूज नहीं होगा। ये क्या करेगा कि इस भोजन को, तो पेड़ पौधा भोजन किस रूप में करता है? सुक्रोज के रूप में करता है। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में क्या करता है? भोजन करता है। पेड़ पौधा जो है भोजन किस रूप में करता है? सुक्रोज। तो ये सुक्रोज जो है भोजन, मान लिया जाए कि यहाँ पे गया, मान लिया कि थोड़ा सा भोजन है, ये पतिया में भोजन बना, तो पतिया से भोजन जो है एटीपी से अपने ऊर्जा के द्वारा ये भोजन कहाँ कर लिया? यहाँ पर लिया आया। ये भोजन कहाँ आ गया? फ्लोएम में। अब पतिया से भोजन, जो पतिया से भोजन सुक्रोज, कौन भोजन? सुक्रोज। तो पतिया से जो भोजन आया, ये पत्ती है, तो यहाँ से भोजन कहाँ आ गया? फ्लोएम में आ गया। ये क्या है आपका? ये जो है बीच वाला जो है ये फ्लोएम है, लिखा गया है वहां पर, ये फ्लोएम ऊतक है, ये फ्लोएम ऊतक है। तो फ्लोएम ऊतक है, तो यहाँ से जो भोजन है वो यहाँ आ गया। किस रूप में? तो एटीपी क्या किया कि अपने ऊर्जा के द्वारा यहाँ से भोजन को क्या कर लिया? इस सुक्रोज को क्या कर लिया? यहाँ तीर लिया। अब मान लिया जाए कि भोजन की आवश्यकता यहाँ पे है, कहाँ है? यहाँ पे आवश्यकता है, समझ गए? तो वो क्या करेगा कि जाइलम जो है ये भोजन को क्या करेगा कि भोजन को सीधे जो है इस रूप में लेके आएगा। यहाँ से भोजन सीधे इधर पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पर, यानी इस तरह जो भोजन जो है ये लेके आएगा। ये भोजन यहाँ से इस तरह लेके आएगा। मान लें कि इधर जरूरत है, इधर चल जाएगा, इधर जरूरत इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, फिर इधर चल जाएगा, फिर कहाँ चला? यहाँ। यानी फिर यहाँ से भोजन कहाँ आ गया? यहाँ पर देखा कि यहाँ आवश्यकता है, तो ये भोजन यहाँ पर भी चला आता है। ये जो भोजन है कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। इस प्रकार जो है पदार्थों का फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है पानी खत्म हो गया, तो फिर यहाँ से पानी कहाँ जाएगा? इसमें चल जाएगा। फिर खत्म हो गया तो यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ चल जाएगा। अर्थात देखिएगा वाष्पोत्सर्जन कैसे काम कर रहा है। वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है कि पेड़ पौधों में पदार्थों का परिवहन होता है, जल का परिवहन होता है। कैसे होता है ये समझिए। मान लिया जाए कि ये पूरा भरा हुआ जाइलम है, तो भरा हुआ है ये पूरा जाइलम जब भरा हुआ है, इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे ये जो है ये जाइलम है, ये जो भाग क्या है? जाइलम है। अब यहाँ से जड़ से जल यहाँ गया, पानी यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब जो यहाँ है तो भरा हुआ है, तो भरा हुआ तो पानी जाएगा नहीं? जाएगा। अब इसको खाली करेंगे। खाली कैसे होगा? ये पत्तियां जो है सूरज के प्रकाश से क्या करेगा? पानी को वाष्प के रूप में क्या करेगा? उड़ा देगा। किसके रूप में? वाष्प के रूप में। तो वाष्प के रूप में उड़ा देते, यहाँ पानी है नहीं है। अब यहाँ से पानी फिर क्या जाएगा? इसमें जाएगा। अब यहाँ पानी खत्म हो गया, तो यहाँ से कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। अब यहाँ पानी खत्म हो गया, अब इसमें से कहाँ जाएगा? यहाँ चल जाएगा। अब यहाँ पानी खत्म हो गया, अब यहाँ से कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। यहाँ पानी खत्म हो गया, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। इसमें पानी खत्म हो गया, यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। इसमें पानी खत्म हो गया, और यहाँ से मूल दाब के कारण कहाँ होगा? पनिया इसमें चल जाएगा। यानी मूल दाब से जो जल है या खनिज लवण है वो कहाँ जाता है? जड़ में जाता है, और जड़ से फिर जो है जाइलम जो है पत्तियों तक पहुंचा देता है। जाइलम जो है कहाँ तक पहुंचाता है? पत्तियों तक पहुंचा देता है। अर्थात अगर फिर यहाँ से पत्तियां क्या करेगा? तो वाष्प के रूप में उड़ाएगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होगा। तो फिर यहाँ से जल चढ़ेगा। यानी जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगा, जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगा, उतना ही अधिक जल नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगा। दूसरा होता है मूल दाब। तो मूल दाब के कारण क्या होता है कि पानी जो है, जल तथा खनिज लवण जो है कहाँ जाता है? जड़ में जाता है। कहाँ जाता है? जड़ में, रूट में। अब आपसे पूछेगा कि पत्ती जल जो है वो जड़ में कैसे जाता है, जाइलम में कैसे पहुंचता है? तो मूल दाब के कारण। किसके कारण? मूल दाब के कारण। मूल दाब के कारण जो है जल किस में आता है? जाइलम में जाता है। खनिज लवण किस रूप में जाता है? तो आयन के रूप में जाता है। किस रूप में जाता है? आयन के रूप में जाता है।
आयन के रूप में जाता है। फिर से हम आपको बताते हैं इसको, फिर से समझ लीजिए, इसको विस्तार से बता देते हैं। ये इतना विस्तार से आप लोगों को पढ़ना नहीं है, फिर भी हम विस्तार से बताया ताकि अच्छा से समझे किस प्रकार जो है पेड़ पौधों में पदार्थों का परिवहन होता है। अब जो देखिए यहां पे फिर से हम बना लेते हैं जाइलम। ये जो है मूल रोम है, ये जो निकल रहा है ये जड़ हो गया, ये जड़ से क्या हो गया, मूल रोम हो गया। ये क्या हो गया, मूल रोम हो गया। तो मूल रोम में मूल दाब के कारण, मूल दाब के कारण यहाँ पे क्या होता है, मूल दाब। तो मूल दाब के कारण जो है जल जो होता है ऊपर चढ़ता है। यहां से कहा, जल तथा खनिज लवण, क्या, जल तथा खनिज कहां चढ़ेगा, मूल रोम से मूल दाब के द्वारा जड़ में, और जड़ से फिर कहां जाएगा, जाइलम में। यही जाइलम से फिर जड़, जाइलम से इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, और यहां से फिर पानी कहां जाएगा, पत्तियों में, और पत्तियां से पानी कहां जाएगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। समझ गए, यह क्रिया जो है लगातार होते रहता है। और इस तरह जो भोजन बनता है, तो पत्तियां से जो भोजन आता है वो पत्तियां से ऊपर फ्लोएम हो गया, तो पत्तियां से फ्लोएम आया, फ्लोएम से सभी भागों में, नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, सभी भागों में, इधर भी जाएगा, सभी भागों में क्या करता है कि खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है। खनिज लवण को किस रूप में लेता है पेड़ पौधे, तो आयन के रूप में लेता है। जल तथा खनिज का जो परिवहन, जल का कौन करता है परिवहन, जाइलम करता है, और फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। अब इस सारी चीज को हम लिख देंगे। आप लोग को वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो पेड़ पौधों के पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जिस कारण जल जड़ में चढ़ता है, जाइलम में जाता है, उसे मूल दाब कहते हैं। और स्थानांतरण खाद्य पदार्थ का एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। खाद्य पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने की क्रिया को स्थानांतरण करते हैं। इस प्रकार जो है पेड़ पौधों में पदार्थों का परिवहन होता है। अब हम आप लोगों को बता, इसी चीज को जो है बढ़िया से लिख देते हैं कि पेड़ पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। तो हम लिख दिए इसको कि पेड़ पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। जो बताया वही लिख दिए हैं। पेड़ पौधों में पदार्थों का परिवहन संवहनों द्वारा होता है। जाइलम, यह जल तथा खनिज पदार्थों को मूल रोम से जड़ तथा पत्तियों तक पहुंचाता है, और मूल दाब के कारण जल मूल रोम तथा जाइलम और फिर इसे पत्तियों तक पहुंचाया देता है। खनिज लवण को आयन के रूप में जड़ अवशोषित करता है। जल तथा खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने में वाष्पोत्सर्जन का भी अहम योगदान होता है। फिर लिख दिया फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या करता है, यह खाद्य पदार्थ को, उसमें जो भोजन बना हुआ रहता है उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, स्थानांतरण करता है। अब इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है इस टॉपिक को खत्म ही कर देते हैं। फिर जंतुओं में परिवहन के बारे में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार होता है। चलिए इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग समझ लेंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्या है और मूल दाब बताए, स्थानांतरण बताए। ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट है इसको भी हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाष्पोत्सर्जन के बारे में कि वाष्पोत्सर्जन है क्या। इससे हम समझ लेते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के बारे में, वाष्पोत्सर्जन क्या है, ठीक है। इसको फिर से लिख देते हैं। चलिए वाष्पोत्सर्जन के बारे में लिखेंगे।
सबसे पहले समझेंगे वाष्पोत्सर्जन है क्या। तो वाष्पोत्सर्जन के रूप में आप समझिएगा कि पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलने, वाष्प देखे हैं ना आप लोग, तो वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अर्थात फिर यह भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के वायवीय भागों से जल को वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, तो हम बताएं कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया से कई महत्व है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया जब तेजी होगी तो पेड़ पौधों में जल का स्थानांतरण क्या होगा, अधिक होगा। मतलब जितना ही ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगा, जल नीचे से ऊपर की उतना ही अधिक पेड़ में चढ़ेगा। अभी बताए हम। तो आप पहले लिखिएगा कि वाष्पोत्सर्जन क्या है और इससे क्या महत्व है। क्वेश्चन बनाइएगा, लिखिए आप लोग, वाष्पोत्सर्जन क्या है और इससे क्या महत्व है। लिखिएगा, डैश देके लिखिएगा कि पेड़ पौधों के वायवीय भागों से, पेड़ पौधों के वायवीय भागों से, पेड़ पौधों के वायवीय भागों से, पेड़ पौधों के वायवीय भागों से रंध्रों द्वारा, रंध्रों द्वारा, रंध्रों द्वारा, पेड़ पौधों के वायवीय भागों से रंध्रों द्वारा जल को, जल को पेड़ पौधों के वायवीय भागों से रंध्रों द्वारा, रंध्रों द्वारा जल को वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को, वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। पेड़ पौधों के वायवीय भागों से रंध्रों द्वारा जल को वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। अब इसके महत्व के बारे में बात करें तो इसका महत्व निम्नलिखित होता है। लिख के दे दीजिए। पहला क्या होता है, आप लोग लिख सकते हैं पहला में कि वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया, लिखिएगा, वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया जितना अधिक होगा, वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया जितना अधिक होगा, वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया जितना अधिक होगा, पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे में जल नीचे से ऊपर, पेड़ पौधे में जल नीचे से ऊपर उतना ही अधिक जाएगा, उतना ही अधिक जाएगा, उतना ही अधिक जाएगा। पेड़ पौधों में जल, पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया जितना अधिक होगा, जल उतना ही अधिक क्या होगा, उसमें ऊपर की ओर चढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग लिख लिए। दूसरा बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से क्या होता है कि वायुमंडल में ठंडा बना हुआ रहता है। समझ गए, नमी बना हुआ रहता है। ये भी लिखिएगा कि वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया से, 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 वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया से वायुमंडल में, वायुमंडल में ठंडापन बना रहता है। वायुमंडल में ठंडापन बना रहता है, ठंडापन बना रहता है, ठंडापन बना रहता है।
चलिए वाष्पोत्सर्जन हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे स्थानांतरण। स्थानांतरण ये सब बताया गया है, इसको लिख के डैश दीजिए। स्थानांतरण लिख के डैश दीजिएगा और लिखिएगा पौधे में जल, पौधे में जल, पौधे में जल। स्थानांतरण लिख के डैश दीजिए। स्थानांतरण लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा उत्तर पौधे में जल, पौधे में जल, खनिज लवण, पौधे में जल, कॉमा दीजिएगा। लिखिएगा खनिज लवण, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के, खाद्य पदार्थों के, खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक, खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक, बहुत ऊंचाई तक संचलन को ही, संचलन को ही, संचलन को ही स्थानांतरण कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। पेड़ पौधों में जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचलन को ही क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। मतलब खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना ही क्या होता है? स्थानांतरण कहलाता है। खाद्य पदार्थ या फिर कह सकते हैं जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना ही क्या होता है? स्थानांतरण कहलाता है। मतलब ये हो गया जल, खनिज पदार्थ और खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ इसको एक जगह से दूसरे जगह, मान लें कि यहाँ पे है पत्तियों तक रहता, पत्तियों से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। अब एक चीज और लिख लीजिएगा, मूल दाब लिख के दे दीजिए, मूल दाब लिख के दे दीजिएगा। लिखिएगा जल्दी में। पेड़ पौधों में जल, पेड़ पौधों में जल, पेड़ पौधों में जल जिस दाब के कारण जाइलम में चढ़ता है, पेड़ पौधों में जल, पेड़ पौधों में जल जिस दाब के कारण जाइलम में जाता है, जिस दाब के कारण जाइलम में जाता है उसे मूल दाब कहते हैं, उसे मूल दाब कहते हैं। पेड़ पौधों में जल जाइलम में जिस दाब के कारण जाता है उसे मूल दाब कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव में परिवहन कैसे होता है, मानव में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, रक्त का परिवहन कैसे होता है, रक्त क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन दिया जाए आप लोग तक पहुंच सके, और शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।